सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 21 है दैनिक जीवन में नैतिकता। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा के हमारे जीवन में कुछ ऐसी नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ ऐसे नैतिक गुण होते हैं जो दिखाई देते हैं। वो किस तरह से दिखाई देते हैं, कौन कौन से ऐसे नैतिक मूल्य हैं, कौन कौन से नैतिक गुण हैं जो हमें दैनिक जीवन में हमारे लिए ज़रूरी है, और वो किस तरह से जो है आज कम होते जा रहे हैं, वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। और कौन कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसी नैतिकता के लिए वो गुण होना जरूरी है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। एक सुंदर मनोहर सुबह के समय गर्म चाय की प्याली के साथ साथ एक समाचार पत्र भी मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। किंतु इन समाचार पत्रों में हम क्या पढ़ते हैं? लालसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, डकैती या और ऐसे ही अनेक विषयों पर खबरें पढ़ते हैं। तो हम जो है रोज़ अखबार के अंदर क्या पढ़ते हैं समाचार पत्र में कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है, कहीं पर डकैती हो रही है, ये अन्य कई तरह के अपराध कहीं पर हो रहे हैं। इनको पढ़कर हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षा की चिंता होने लगती है। भारत को हमेशा से ही उच्च आचरण तथा नैतिक मूल्यों वाला देश माना गया है। क्या हमारा समाज, देश तथा स्वयं हम में होने वाला परिवर्तन हमारे इस विचारधारा में परिवर्तन कर रहा है? यानी हमारा देश जो है भारत हमेशा से ही अच्छे आचरण वाला, उच्च आचरण वाला और नैतिक मूल्यों वाला देश माना गया है। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो कई तरह के भ्रष्टाचार है, लालसा है, धोखाधड़ी है, वो होने लगी है। तो क्या हमारा देश इस परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है? क्या हम उच्च मूल्यों की अपनी व्यवस्था को खो रहे हैं, या यह मात्र वह चरण है जिससे हमारा देश गुजर रहा है? हम सभी ने समाज मूल्यों को ग्रहण किया है। इसके बावजूद हम में से कुछ ऐसे हैं जो सफलता के फटाफट रूप में अन्याय तथा अनैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या सदा ही नैतिक रूप में सही होना महत्वपूर्ण है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, ऐसे नवयुवक हैं जो क्या कर रहे हैं, नैतिक मूल्य तो उनको समान मिले हुए हैं, लेकिन फटाफट सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के लिए वो क्या करते हैं, अन्याय के मार्ग पर चलने लगते हैं, कुछ अनैतिक रास्ता वो अपना लेते हैं। आइए इस पाठ में इन प्रश्नों और ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है पढ़ने के बाद? इस पाठ के अध्ययन के पश्चात हम क्या कर पाएंगे? मूल्य तथा नैतिकता शब्दों के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। तो मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, इन शब्दों के बारे में आप जान पाओगे। प्रतिदिन के जीवन में मूल्य तथा नैतिकता की आवश्यकता को जान पाएंगे। अधिकारों और उत्तरदायित्व दोनों का ही आदर करने के महत्व को जान पाएंगे। श्रम की गरिमा को पहचान पाएंगे तथा उसका महत्व जान पाएंगे। सहिष्णुता, सहानुभूति तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की कला को सीख पाएंगे। व्यक्तिगत आचार संहिता को विकसित कर पाएंगे जो आपके अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। तो इस तरह से हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। अब देखो, पहला पॉइंट दे रखा है इसमें 21.1 मूल्य तथा नैतिकता। तो इसमें कहानी के जरिए मूल्य और नैतिकता को समझाया गया है कि मूल्य क्या है और नैतिकता क्या है। आसिफ एक शहर में टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन एक यात्री का ब्रीफकेस उसकी गाड़ी में रह गया। आसिफ जब दोपहर का भोजन करके अपने घर जा रहा था तो उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो आसिफ की जो एक टैक्सी ड्राइवर है उसकी गाड़ी में क्या रह गया है, किसी का ब्रीफकेस रह गया है, ठीक है, उस यात्री का। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका क्या करे। उसने इस ब्रीफकेस को खोलने का विचार बनाया ताकि उस व्यक्ति का नाम व पता मिल सके। जब उसने ब्रीफकेस खोला तो वह उसके अंदर देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसमें अनेक मूल्यवान दस्तावेज तथा नगद पड़ा हुआ था। उसमें उसे एक कार्ड मिला जिसमें ब्रीफकेस के स्वामी का नाम व पता लिखा था। वह तुरंत उस पते पर गया और उसने वह ब्रीफकेस वापस कर दिया। उसका स्वामी ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने आसिफ को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार भी दिया। तो देखो, ये कौन सा गुण था उसमें, ये ईमानदारी का गुण आसिफ के अंदर था। इस वजह से ही वो ब्रीफकेस लेकर वापस उस यात्री के पास पहुँच गया। तो ये गुण हमें परिवार से प्राप्त होते हैं, ठीक है, साथ में आसपास के वातावरण से सीखता है। तो बच्चा बचपन से ही इन गुणों को धारण करता है, और जब परिस्थिति ऐसी आती है तो वो गुण अपना आप ही नजर आते हैं। देखो, आसिफ के अंदर ईमानदारी का गुण था, लेकिन ये कब पता चला, जब वो परिस्थिति आई कि एक यात्री का ब्रीफकेस उसके पास छूट गया और फिर उसको वापस देने जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि आसिफ क्या है, ईमानदार है। ये बहुत अच्छा गुण है जो बहुत कम दिखाई देता है।
वह उस बैग से रोकड़ निकालकर उस बैग को फेंक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके विवेक ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसने सही निर्णय लिया। ईमानदारी वह मूल्य है जो आसिफ के पास है। आप यह सोच रहे होंगे कि मूल्य क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या मूल्य नैतिकता से भिन्न होते हैं, और ऐसे ही अनेक सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। अब आप जान चुके हैं कि आसिफ एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर है। ईमानदार होने के साथ साथ वह विश्वसनीय तथा जिम्मेदार भी है। तो ईमानदार होने के साथ साथ और उसमें कौन सा गुण है, विश्वसनीय, यानी उस पर विश्वास किया जा सकता है और जिम्मेदार व्यक्ति भी है। वह अब इस बात के लिए जाना जाता है कि अपने यात्रियों के साथ बेईमानी नहीं करता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य वह धारणा है जिसे एक व्यक्ति धारण करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और चेतना के विकास में सहायक होता है। आपकी चेतना आपकी आंतरिक पुलिस है। चेतना यानी कि आपके अंतर की जो अंतरात्मा है वो आपको गलत कार्य करने से रोकती है, वही आपकी क्या है, आंतरिक पुलिस होती है। तो ये मूल्य यही है कि जो एक धारणा है, ठीक है, जिसे एक व्यक्ति क्या करता है, धारण करता है। तो ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, जिम्मेदारी है, ये क्या है, एक धारणा है जिसको हर व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति इसको धारण करता है तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो है आत्मचेतना जो आपकी होती है वो व्यक्ति को आंतरिक पुलिस की तरह कार्य करती है, उसको गलत कार्य करने से रोकती है। ये पुलिस वाला आपको आपके मूल्यों के आधार पर आपकी क्रिया के चयन में सहायक होता है। तो ये पुलिस वाला कौन सा, आपका आंतरिक अंतर्मन, ठीक है। आपका अंतर्मन आपको उस कार्य को करने से रोकेगा, ठीक है। और सुरेश आसिफ का मित्र है और उसके मूल्य भिन्न प्रकार के हैं। वह प्राय अनैतिक रूप से व्यवहार करता है और यात्रियों के साथ बेईमानी करता है। वह अपने यात्रियों को लंबे मार्ग से ले जाता है या अपने मित्र की रीडिंग में गड़बड़ी करता है ताकि उनसे अधिक पैसे वसूल सके। वह कई बार आसिफ से उसकी ईमानदारी को लेकर बहस करता है। आसिफ ने सुरेश को कई बार समझाया कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में और साथ में व्यावसायिक जीवन, व्यवसाय जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर उसको सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हर कार्यस्थल तथा व्यवसाय के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। हर कार्यस्थल जहाँ भी व्यक्ति कार्य करता है और जहाँ भी वो व्यवसाय करता है, तो हर कार्यस्थल के और हर व्यवसाय के कुछ अपने नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं जिनसे सदैव ही अनुसरण करना चाहिए, जिनका क्या करना चाहिए, हमेशा अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन मूल्यों को हम धारण करते हैं उन्हीं के आधार पर हम अपने कार्यस्थल के नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। यानी जो गुण उस व्यक्ति ने धारण किया है उसी के अनुसार वो क्या करेगा, अपने कार्यस्थल पर अपने दैनिक जीवन में उन नीतियों को अपनाएगा। मूल्य व विचार तथा धारणा है, या मूल्य व विचार तथा धारणा है जिन्हें हम विशेष गुण के रूप में धारण करते हैं और इन्हें हम बचपन से ही सीखते हैं। तो मूल्य क्या होता है, मूल्य की परिभाषा दी गई, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। और आपको इसका ध्यान रखना है कि पूछा जाए मूल्य क्या है और नैतिकता क्या है। तो मूल्य क्या है, मूल्य वे विचार व धारणा है जिन्हें हम विशेष गुणों के रूप में धारण करते हैं। तो ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, ये सभी क्या है, ये विशेष गुण ही तो है जो हर व्यक्ति में नहीं होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम बचपन से ही सीखते हैं। इन मूल्यों को हम अपने माता पिता तथा अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों की देखभाल करना एक मूल्य है, जबकि नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है। तो नैतिकता क्या करते हैं, जो भी मूल्य आप में है, जो भी ईमानदारी का गुण है, जिम्मेदारी का गुण है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर जो है, ठीक है, तो इस तरह के गुण आपके अंदर जो भी है वो आपको, वो नैतिकता क्या करती है, इन मूल्यों क्या करती है, जांच करती है। वो परिस्थिति जब इस आपके सामने ऐसी आती है, उस व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसके अंदर उन गुणों की पहचान होती है, यह वह तरीका है जिसका व्यवहार हम विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में करते हैं। तो ये जो नैतिक मूल्य जो होते हैं, ये मूल्य जो होते हैं, उनका व्यवहार हम विभिन्न क्या करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। तो ये नैतिकता हमारे मूल्यों की क्या करती है, जाँच करती है। और ये वह तरीका है जिसका व्यवहार हम विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा पैराग्राफ कि इसमें पूछा गया मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, उसको उदाहरण से समझाओ। जैसे कि आसिफ के अंदर ईमानदारी का गुण था, ठीक है, ये ईमानदारी का मूल्य उसके अंदर था, लेकिन इस ईमानदारी का मूल्य का कैसे पता चला कि आसिफ ईमानदार है, जब उसने यात्री को उसका छूटा हुआ ब्रीफकेस उसको वापस लौटाया। अब देखो ये एक गतिविधि दे रखी है 21.1। जैसे जैसे हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे हम कुछ मूल्यों का अवलोकन कर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण निष्ठा के साथ हाँ या ना में दे। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। जैसे कि पहला है, दूसरों की वस्तु को वापस करने में मुझे बुरा लगता है। तो आपको हाँ या ना में से आपको क्या लगता है बताना है। मित्र के बैग से पैसे निकालने से मेरी जेब भर जाती है, हाँ या नहीं।
तीसरा, दीर्घकाल में ईमानदारी का फल अच्छा होता है। चौथा, यदि मुझे कुछ अधिकार प्राप्त हो तो मेरे कुछ उत्तरदायित्व भी है। पांचवा, मेरे मूल्य सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। छठा, अपने काम स्वयं करने में मुझे संतोष प्राप्त होता है। सातवां, हर मुद्दे पर बुजुर्गों की सलाह मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब दूसरे लोग परेशान होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको हाँ या ना में उत्तर देना और आपको अपने ही मूल्यों को पहचानना है। अगला देखो, जीवन के मूल्य और कार्यस्थल पर मूल्य। तो कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करने होते हैं, और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमारे कार्यस्थल पर, जहाँ भी हम कार्य कर रहे होते हैं, जहाँ भी हम व्यवसाय कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो कार्य के स्तर पर काम आते हैं। तो पहले तो देखेंगे जीवन के मूल्य क्या होते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए हम में से हर एक के लिए निर्धारित मूल्य को ग्रहण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मूल्य हैं। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण यानी अच्छा वातावरण हमारे जो घर में, हमारे जीवन में बना रहे, इसके लिए हमारे कुछ गुण हैं जो हमें धारण करना बहुत ज़रूरी है। पहला है ईमानदारी व निष्ठा। कार्य के प्रति आदर, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसके प्रति आपको क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। समय पालन, नियमितता तथा अनुशासन। तो आपको हमेशा समय का पालन करना है, नियमित रूप से रहना है और साथ में अनुशासन में रहना है। दूसरों के प्रति शिष्टाचार तथा नम्रता, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग और पहल करना। कार्य को पूरा करने में कुशलता, जो भी कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को करने में आप कुशल होने चाहिए। तो ये तो आपके दैनिक जीवन के जो है जीवन में नैतिक मूल्य हो गए। अब है कार्य स्थल पर मूल्य, जहाँ पर भी आप काम करते हो वह कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो होना जरूरी है। कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए हम में से हर एक के लिए निर्धारित मूल्यों को ग्रहण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मूल्य हैं जैसे कि संगठन के प्रति ईमानदारी व निष्ठा। जहाँ भी आप जिस भी संस्था में काम करते हो या जिस भी जगह आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में काम करते हो, जिस भी कार्यस्थल पर काम करते हो, वहाँ पर आपको ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखना है। उस संस्था के प्रति, उस संगठन के प्रति आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए। सौंपे गए कार्यों के प्रति आदर। जो भी कार्य आपको वहाँ पर सौंपा गया है उस कार्य को आप आदर के साथ करें। समय पालना, नियमितता और अनुशासन। समय पर जाए, यानी जो भी आपका ड्यूटी टाइम है वहाँ उसी टाइम पर आपको जाना है। कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे कि समय उनका जो कार्यस्थल का जो समय है वो कुछ और होता है और वो पहुँचते कुछ और टाइम पर है या लेट पहुँचते हैं, ठीक है, और जल्दी फ्री हो जाती है, जल्दी निकल के झूठ बोल के वहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो वो नैतिक मूल्य उसके अंतर्गत नहीं है। तो समय का पालन करें, नियमित रहे, यानी कि बार बार छुट्टियां नहीं लेना, समय पर ही अपने कार्यस्थल पर जाना, अनुशासन में रहना। अगला, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। तो जो भी आपका संगठन है, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पर कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ की टेबल है, कुर्सी है, कुछ व्हीकल वगैरह वो आपको उपलब्ध करवाते हैं या फिर टेलीफोन वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। तो उसका, उन संसाधनों का आप सोच समझ के उपयोग करें, ईमानदारी से उपयोग करें, न कि अपने निजी कार्य में उसका उपयोग लें। सहकर्मियों के साथ शिष्टाचार तथा नम्रता। जो भी सहकर्मी आपके साथ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके साथ आपको शिष्टाचार और नम्रता से व्यवहार करना है। कार्य को पूरा करने में कुशल होना, ठीक है, नए कार्य को करने में आगे रहना। कुछ नए कार्य जो उस समय आए उनको करने में आप क्या रहो, हमेशा आगे रहो, और नए नए कार्य को सीखने में भी उसमें रुचि होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है अपने जीवन के मूल्य और कार्यस्थल पर मूल्यों को वर्गीकृत कर सकते हो। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यस्थल पर मूल्य कौन कौन से होते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह के कार्यस्थल के मूल्यों के बारे में यहाँ से आपको लिखना है। जीवन के मूल्य कौन से महत्वपूर्ण है, तो ये जीवन के मूल्य जो है आपके यहाँ से लिखना है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप इस सूची को और आगे बढ़ा सकते हो, तो और भी आगे उसको बढ़ा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो विकल्प हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में चुनते हैं वे हमारी व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित होते हैं। हमारे सभी निर्णयों में हमारे मूल्य ही निर्धारित कारक होते हैं। तो जो भी मूल्य आपको बचपन से आपने सीखे वो आपको हर जगह काम आते हैं। ये हमारी क्रियाओं तथा व्यवहार के लिए आधार उत्पन्न करते हैं। आइए समझने का प्रयास करें कि एक न्यायोचित तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। नैतिकता की आवश्यकता तथा महत्व है। अब नैतिकता क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, वो देखेंगे। आप रोजाना समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, खाद्य मिलावट, अपहरण, हिंसा तथा अत्याचार, हत्या आदि।
हमारे समाज को ये क्या हो रहा है, लोग अपनी चेतना को मारकर पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। यानी कि लोग अपनी चेतना को, यानी अपने जो अंतर्मन का जो पुलिस है उसको तो मार रहे हैं और वो पैसों की तरफ भाग रहे हैं। उसकी वजह से वो कई तरह के जो है अपराध करने लगे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या कर रहा है, वो मिलावट कर रहा है, अपहरण कर रहा है, हिंसा कर रहा है, हत्या कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, ताकि वो जल्दी जल्दी सफल हो सके। हमारे समाज में मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ लोग अनैतिक माध्यम से संपत्ति का संचय तथा ताकत प्राप्त करते हैं। संपत्ति का संचय करते हैं अनैतिक माध्यम से, यानी कि घूसखोरी से, भ्रष्टाचार से, मिलावट से, है ना। तो इस तरह से वो अपने पास जो है संपत्ति का अर्जन करते हैं, संपत्ति का संचय करते हैं। अपने समाज में हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। हम अपने समाज के इस पतन को रोकने के लिए मिलकर प्रयास कर सकते हैं। तो हम जो है, हमारे समाज में इस तरह का पतन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिलकर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम में से हर एक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों का अनुसरण करे। यदि इन मूल्यों का अनुसरण न किया जाए तो हमारे समाज का क्या होगा। आप ऐसे ही अनेक प्रश्नों के बारे में विचार कर सकते हैं। जीवन देखो क्या होगा अगर इन मूल्यों को अपनाया ना जाए, अगर नैतिक मूल्यों को हमारे जीवन में न अपनाया जाए तो उससे क्या हानि होगी। तो पहला है जीवन की हानि तथा संपत्ति की क्षति होगी। तो जीवन की हानि होगी और संपत्ति की क्षति होगी। अगला है परिवार का विखंडन हो सकता है। अगर कि एक परिवार में कई लोग रहते हैं लेकिन उनमें ईमानदारी नहीं है, बेईमानी से वो कार्य करते हैं, तो क्या होगा, उस परिवार का विखंडन भी हो सकता है। कानून और व्यवस्था की कमी होगी, अपराध तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ेगा। ठीक है, महिलाओं तथा बच्चों तथा समाज के अन्य संवेदनशील सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार होगा, संसाधनों का अनुचित प्रयोग तथा बर्बादी होगी। तो ये क्या होगा, अगर हमारे जीवन में नैतिक मूल्य ना हो तो इस तरह की हानि हमें उठानी पड़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर जीवन, यहाँ से प्रश्न बनता है कि अगर जीवन में नैतिक मूल्य ना हो तो इससे किस तरह की हानि हमें उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको लिखना है। यदि समाज के सभी सदस्य मूल्यों तथा नैतिकता का अनुसरण नहीं करेंगे तो समाज में पूर्ण रूप से असंतुलन तथा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर समाज में नैतिकता और मूल्यों का अगर अनुसरण यानी उसको धारण नहीं करेंगे, लोग उसकी पालना नहीं करेंगे, तो पूरे समाज के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। चारों ओर अपराध तथा अनाचार फैल जाएगा और जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम व्यक्तिगत रूप से नैतिकता का अनुसरण करें। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम क्या करें, व्यक्तिगत रूप से क्या करें, नैतिकता का अनुसरण करें। व्यक्ति के अधिकार तथा उत्तरदायित्व। अब देखो व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं। अंकिता 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है, वह चिड़चिड़ी है, उसमें बड़ों के लिए आदर नहीं है, वह कभी भी किसी काम के में अपनी माँ की सहायता नहीं करती और अपने पिताजी की बातों को नहीं सुनती, बल्कि वह हर छोटी बड़ी बात पर उनसे बहस करती है। वह अपने पड़ोसियों के साथ भी अशिष्ट रूप से व्यवहार करती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ काम करे तथा समझदार बच्चों की तरह व्यवहार करे। हम सभी एक परिवार में रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारा पोषण करता है। इस परिवार में हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, एक दूसरे को स्नेह देते हैं और प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन व्यक्ति को स्वस्थ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। परिवार में व्यक्ति महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल जैसे कि दूसरों की देखरेख करना, वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटना, सहिष्णुता तथा सहानुभूति को भी सीखता है। एक दिन अंकिता के परिवार ने निर्णय लिया कि वह उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएगा। देखो परिवार में हम क्या क्या सीखते हैं, परिवार में हम अच्छे संबंध स्थापित करना सीखते हैं, उन्हें बनाए रखने का अवसर प्रदान हम करते हैं। ठीक है, परिवार का ऐसे हम उत्सव वगैरह मनाते रहते हैं कि हमारे सारे जो व्यक्तिगत संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है, वो दृढ़ हो सके। ठीक है, और साथ में महत्वपूर्ण कौशलों को एक दूसरे से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। वो भी महत्वपूर्ण कौशल जो होते हैं, जैसे घर में कई लोग हैं, जैसे कि मान लो बेटियां हैं, वो अपने माता से क्या सीखती है, अपने माता है, चाचियां है, और ये अपनी बड़ी मम्मियां हैं, जो भी उस घर में जो लेडीज़ें होती है उनसे वो क्या सीखते हैं, वो कुछ कौशल को प्राप्त करना, यानी अच्छा कार्य करना अपने माता पिता, माँ से, चाचा चाची से, ये बड़ी मम्मी से वो सीख लेती है, ये नानी और दादी से सीखती है। इसी प्रकार घर का जो बच्चा है वो अपने घर में जो और पुरुष सदस्य है उनसे वो कई तरह के कार्य करना सीखता है। तो दूसरों की देखरेख करना सीखता है, वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटना सीखता है, सहिष्णुता तथा सहानुभूति की भावना भी वहीं से सीखता है। कहाँ से सीखता है, सभी परिवार से सीखता है। एक दिन अंकिता के परिवार ने निर्णय लिया कि वह उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे।
जब एक दिन अंकिता देर से सोकर उठी और स्कूल जाने के लिए जब जल्दीबाजी करने लगी, तब वह अपने चीज़ों के लिए दूसरों पर चिढ़ने लगी और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह किसी तरह तैयार हुई और स्कूल देर पहुंची। देर से उस जाने पर उसे स्कूल में डांट पड़ी। जब अंकिता दोपहर में घर वापस आई तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि सुबह के अनुभव के बारे में उसे कैसा लगा। अंकिता को महसूस हुआ कि यदि वह इसी प्रकार से अशिष्ट, अनादरपूर्ण तथा असहयोग रूप से व्यवहार करेगी तो दूसरे भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। क्या आपने कभी अंकिता की तरह व्यवहार किया है? आपको कैसा लगता यदि आपके परिवार के सदस्यों ने भी आपके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया होता? अंकिता ने अपनी गलती को महसूस किया और अपनी माँ से वादा किया कि भविष्य में वह जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। अब अंकिता अपनी दादी के हर छोटे मोटे कार्यों में मदद करती है। उसने अपनी दादी को मासिक जांचों के लिए चिकित्सालय ले जाने की जिम्मेदारी ली है। उसने सब्जी वालों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम समझ गए हैं कि एक परिवार में तथा एक समुदाय में सदस्य के रूप में हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य। जब अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं तभी समाज के चारों ओर शांति और सामंजस्य का वातावरण बना रहता है। देखो, अधिकार और कर्तव्य जब साथ साथ चलते हैं तभी समाज में क्या बना रहती है? शांति और सामंजस्य बनी रहती है। जैसे कि मान लो आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता ने आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं कि आपका अधिकार क्या है? आप अपने माता पिता से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करवा सकते हो, ठीक है, अच्छी शिक्षा उनसे ग्रहण कर सकते हो, है ना, अच्छी स्कूल में वो आपको एडमिशन करवाए, आपको अच्छे जो संस्कार वो दे, है ना, जो भी ज़रूरतें हैं आपकी वो पूरी करे। ये अधिकार आपको अपने माता पिता से मिला हुआ है। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप भी उनकी सम्मान करो, उनकी बात को मानो, ठीक है, और उनकी सेवा वगैरह करो। तो ये सब तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अगर दोनों में से किसी में भी एक में बैलेंस नहीं होगा तो फिर वहाँ पर क्या फैलेगी? शांति और सामंजस्य का वातावरण नहीं रहेगा। उत्तरदायित्व तथा अधिकार एक साथ चलते हैं और मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरों की देखरेख तथा आदर करना। अब देखो, दूसरों की देखरेख और आदर करना स्वयं की जांच करने तथा ये देखने के लिए कि क्या आप कभी दूसरों का निरादर करते हैं। निम्नलिखित 6 प्रश्नों के उत्तर दें। इसके लिए कोई अंक प्रणाली नहीं है, आप स्वयं ही अपने निर्णय में संबंध में निर्णय ले। तो आपको ये 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ में आपको स्वयं ही इसके बारे में निर्णय लेना है। पहला है, जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या आप हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते हैं? जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो वहाँ से वापस आते समय क्या आप बुजुर्गों को प्रणाम करके आते हैं? तो आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। आपको अपना ही खुद का ही एनालिसिस करना है। जब आपके मित्र आपके घर में आते हैं तो क्या आप उन्हें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलाते हैं? चौथा है, जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं तो क्या आप अपनी आवाज़ ऊँची रखते हैं? अगला है छठा, क्या आप अपनी माँ को बताए बिना बाहर जाने की योजना बनाते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सोचे बिना अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए टीवी का चैनल बदल लेते हैं? सातवां, क्या आप महत्वपूर्ण दिनों में परिवार से दूर रहते हैं? याद रखें कि ये प्रश्न निरादर के चिन्ह है। अगर आप इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, इसमें सभी में नेगेटिव उत्तर आपका आता है, नहीं में उत्तर आता है, तो फिर आप क्या है कि आप में ये आदर के चिन्ह नहीं है, आप निरादर के चिन्ह से ग्रसित हो। आप में सारे निरादर के चिन्ह इसमें है। अंकिता ने अपने चचेरे भाई को यह प्रश्न करते हुए सुना कि कुछ वर्ष पूर्व तक वह भी पूछा करती थी कि मैं किसी का सम्मान केवल इसलिए क्यों करूं, वह मुझसे बड़ा है। लेकिन अंकिता के पास अब इन प्रश्नों का उत्तर है। इसका साधारण सा उत्तर है कि व्यक्ति को सभी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा। सम्मान, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको भी दूसरों का सम्मान करना होगा। तो ये तो सही बात है, अगर हमें दूसरों से सम्मान प्राप्त करना है तो हमें भी उसका सम्मान करना होगा, तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान दूसरों के प्रति प्रेम व आदर की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दूसरों की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात तो या दृष्टिकोणों से सहमत नहीं होते। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि चाहे आप किसी के विचारों से असहमत हैं, किंतु इस असहमति की अभिव्यक्ति नम्रतापूर्वक की जानी चाहिए। यानी कि आप किसी की बात से क्या हो, असहमत हो, आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका भी असहमति भी आपको प्रकट करनी है तो वो भी नम्रता से करनी चाहिए। प्राय युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से असहमत होते हैं। यानी कि आजकल के युवा वर्ग क्या है, वो अपने बुजुर्गों की है ना बात
नहीं मानते हैं, उनकी बातों से, उनके विचारों से क्या होते हैं, असहमत होते हैं, और इसी प्रकार के मतभेद मानव समाज में परिवर्तन को जन्म देते हैं। तथापि हमें ये सदैव याद रखना चाहिए कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना हमारा अधिकार है, किंतु इस अभिव्यक्ति को आदरपूर्ण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। कि हम अपने अभिव्यक्ति करें, ये हमारा क्या है, अधिकार है कि हम अपने विचारों को सामने वाले के सामने रखें कि हमारे क्या विचार हैं, लेकिन उनको प्रस्तुत कैसे करें। उनको प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या करना है कि हम उससे आदर के साथ में, नम्रता के साथ में उसको प्रस्तुत करें। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हालांकि बड़ों का आदर करना महत्वपूर्ण है, किंतु यदि आपको लगे कि वे आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हाँ, बड़ों का आदर करना तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगे कि आप बड़ों का आदर कर रहे हो लेकिन बड़ा आपके साथ में जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, या आपके आदर का अवांछित लाभ उठा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसका सम्मान करते हो, आदर करते हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके आदर का ही जो अवांछित लाभ उठाने लग जाता है। तो अपने व्यवहार को विश्वसनीय बुजुर्ग पर तक सीमित रखें। तो ऐसे में क्या करो कि अगर वो व्यक्ति विश्वसनीय है, जो बुजुर्ग विश्वसनीय है, तो उन तक ही आप अपना व्यवहार सीमित रखो। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि आपके अच्छेपन का अवांछित लाभ उठा रहा है, तो आप उससे दूरी बना लो, न कि उसको कुछ गलत बोलो। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। नैतिकता मूल्य शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो अपन ने भी पढ़ा नैतिकता और मूल्य क्या है, तो उसके अंदर आंसर है, इसके साथ में इसके पीछे भी इसके आंसर दिए हुए होते हैं लेसन के लास्ट में भी। अब ये कुछ महत्वपूर्ण शिष्टाचार निम्नलिखित है, देखो, और साथ में क और ख से आपको मिलान करना है। कुछ इसमें शिष्टाचार दे रखे हैं जो कि आपको दूसरे कॉलम से मिलान करना होता है। जैसे कि अब देख ही लेते एक बार इसको भी, कि जब दो लोग बातें कर रहे हो तब आपका शिष्टाचार क्या बनता है कि दूसरों से बात करें या पहले सोचे, बीच में न टोके। तो ये बनता है यहाँ से कि जब आप दूसरों से बात कर रहे हो, जब दो लोग बात कर रहे हो तो आपको बीच में नहीं टोकना है। जब अपने माता पिता से बात करें, तो आप जब अपने माता पिता से बात करें तो क्या होना चाहिए, तो आदर से करें। जो भी बात करें आपको कैसे करना है, आदर के साथ करना है। जिसे समूह में सभी के द्वारा समझा जा सके, तो इस तरह की बात आपको करनी है कि उस भाषा से मैं बात करें कि जो क्या करे, समूह में सभी लोग आपकी बात को समझ सकें। जब सम के संबंध में बात कर रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको, जब आप स्वयं के संबंध में बात कर रहे हो, तो इसमें जब आप स्वयं के संबंध में बात कर रहे हो तो आप पहले सोचें कि आपको किस तरह से बात करनी है। दूसरों के लिए जब आप समूह में बैठे हो तो दूसरों से बात करें, ऐसा नहीं समूह में बैठे हो तो चुपचाप बैठे हो, तो आपको दूसरों से बात करना है। आप बोले कब पहले सोचे, उसके बाद आपको बोलना है। फुसफुस न करें तो आपको कभी भी फुसफुस नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान करना है। अब ये कुछ प्रश्न है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो इसके आंसर हालांकि पीछे दिए हुए होते पाठ के अंत में, तो आप अपनी नोटबुक से भी देख सकते हो। श्रम की गरिमा। अब देखो, श्रम की गरिमा मतलब क्या होता है। श्रम की गरिमा का मतलब ये होता है कि हमें जो है, चाहे कार्य कैसा भी हो, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और सभी कार्य के प्रति हमें आदर करना चाहिए। चाहे जैसे कि मान लो एक फुटपाथ पर एक ठेले वाला है, या एक मोची है जो कि जूते साफ करता है, जूतों की सिलाई करता है, चप्पलों को बनाता है, तो उसका कार्य है। और साथ में एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है। तो कार्य सबका अपना अपना है, सबकी अपने अपनी जगह वो कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो हमें दोनों ही कार्यों को क्या करना है, समान दृष्टि से देखना है। तो यहाँ श्रम की गरिमा यही है कि हमें कार्य चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उन कार्य की हमें क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। राजन एक फल बेचने वाला है और 70 वर्षीय कृष्णा फुटपाथ पर काम करने वाला एक मोची है जो राजन की दुकान के साथ ही बैठता है। अपने कार्य पर गौरव करते हुए कृष्णा राजन से कहता है कि वह मेरे काम में कोई कमी निकाल के दिखा दे। यदि राजन उसके काम में कोई गलती निकाल देता था तो वह पूरे जोर से उस काम को दोबारा करता और फिर उसकी जांच के लिए राजन को दिखाता। एक बार राजन ने उससे पूछा कि जब उसके घर में 3 कमाने वाले सदस्य हैं तो उसे काम करने की क्या आवश्यकता है। कृष्णा ने उत्तर दिया कि वह गरिमापूर्ण तरीके से अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है, यानी कि इज्जत के साथ में वो क्या करना चाहता है, अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है। इस प्रकार का कार्य मानवीय तथा या बौद्धिक श्रम कहलाता है। तो इस प्रकार का कार्य क्या कहलाता है, मानवीय और बौद्धिक श्रम कहलाता है।
श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि सभी कार्य को समान रूप से आदर दिया जाना चाहिए तथा कोई भी व्यवसाय दूसरों से उत्कृष्ट नहीं है। तो श्रम की गरिमा का मतलब क्या है, यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है कि श्रम की गरिमा का मतलब ये है कि सभी कार्य को समान रूप से आदर दिया जाना चाहिए तथा कोई भी व्यवसाय दूसरों से उत्कृष्ट नहीं है। दुर्भाग्यवश हम बौद्धिक कार्यों के साथ मूल्य को जोड़ने लगते हैं। हमें भूल जाते हैं कि आदर कार्य के प्रकार में नहीं बल्कि इस बात पर है कि कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। कि हमें कार्य जो आदर है वो कार्य के प्रकार पर नहीं होता कि बहुत बड़ा कार्य है तो उसका बड़ा ही आदर किया जाए, है ना, ये छोटा कार्य है तो उसका कोई आदर ही नहीं करे। वो किस पर निर्भर करता है कि कार्य के किस प्रकार किया जा रहा है। अगर वो कार्य ईमानदारी से किया जा रहा है तो उस कार्य का आदर किया जाना चाहिए। ईमानदार से कार्य करने वाले जमादार का काम उस उच्च स्तरीय अधिकारी से अधिक सम्मानजनक है जो अपने काम की अनदेखी करता है तथा गलत माध्यमों से धन अर्जित करता है। एक जमादार है यानी एक चौकीदार है, अगर वो ईमानदारी से कार्य करता है तो उसका कार्य भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि एक उच्च अधिकारी जो अपनी एक कुर्सी पर बैठा है लेकिन वो सम्मानजनक कार्य नहीं कर रहा है, अपने काम की अनदेखी कर रहा है, गलत तरीके से घूसखोरी से अपने धन को अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी धर्म श्रम की गरिमा की बात करते हैं। पैगंबर की वे कहानी श्रम की गरिमा को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, जिसे एक आदमी सहायता के लिए उनके पास आया था। पैगंबर ने उस आदमी का बचा हुआ सामान एक कम्बल तथा चमड़े का एक बैग केवल 2 दिनार में बेचा। उसने वह पैसा उस आदमी को दिया और कहा कि वह इससे एक कुल्हाड़ी खरीद ले, लकड़ी काटे और उसे बेचे तथा 15 दिन के बाद वापस अपने पास आने को कहा। 15 दिन के पश्चात जब उस आदमी ने अपनी मेहनत के कमाए 20 दिनार दिखाए तो पैगंबर ने कहा, तुम्हारे लिए ये काम भीख मांगने से बेहतर है। तो वो भीख मांगने वाले व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, पैगंबर ने उसको कुल्हाड़ी दिला दी कि तुम अब काम करो और लकड़ी बेचो और अपनी आजीविका कमाओ। तो भीख मांगने से वो कार्य बेहतर था। इसी प्रकार सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने भी श्रम की गरिमा का उल्लेख किया है और श्रम की गरिमा से संबंधित उनकी पहली प्रचलित कहानी सैदनूर गाँव के एक अमीर जमींदार मलिक बाबू और उसी गांव के एक गरीब बड़े भाई लालू की है। कहानीकार कहता है कि उन्होंने मलिक बाबू के विविध व्यंजनों से भरपूर भोजन को छोड़कर भाई लालू के घर सूखी रोटी खाई थी, क्योंकि वे सूखी रोटी कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अर्जित की गई थी। इसलिए श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों को समान सम्मान देना चाहिए। तो इस तरह श्रम की गरिमा से क्या मतलब है, ये आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ प्रश्न बनता है कि श्रम की गरिमा से क्या तात्पर्य है। तो आपको यही बताना है कि श्रम की गरिमा से तात्पर्य व्यक्ति को सभी कार्यों को समान सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है, वो भी ईमानदार माध्यमों से। तो वो भी क्या है, ईमानदार माध्यमों से क्या कर सकते हैं, वो जीविका अर्जित करे। तो ये पाठागत गतिविधि है। अगला है धैर्य, सहानुभूति तथा सकारात्मक मनोवृत्ति। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने तकनीकी कौशल में उत्कृष्ट है किंतु अपने दल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के साथ काम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करने में तो बड़ी कुशल होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने साथ के कर्मचारियों सहकर्मियों के साथ वो कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाते। इस प्रकार के लोग परिस्थितियों में निपटने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं का सकारात्मक तथा ठोस उपाय करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यद्यपि उनमें कुछ महत्वपूर्ण कौशलों का अभाव होता है, जैसे कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण, समस्या का समाधान खोजना, तनाव तथा मनोभाव से निपटना, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखना या दल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखना। ये सभी और इसी प्रकार के अनेक कौशलों को ही जीवन कौशल कहते हैं। तो पूछा जाए जीवन कौशल किसे कहते हैं, तो ये हमारे जीवन जीने का ढंग होता है। कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सहानुभूति, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का कौशल, ठीक है, बातचीत करने का कौशल है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण है, अच्छी तरीके से बातचीत करने का कौशल है, समस्या का समाधान खोजने का कौशल है, तनाव और अनेक तरह के मनोभावों से निपटने का कौशल है, अच्छे अंतर संबंध बनाए रखने का कौशल है। ये कुछ कौशल है जो क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको जीवन कौशल कहा जाता है। जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये जीवन कौशल के जो गुण होते हैं वो प्रतिदिन की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तियों को बनाती है, कुशल बनाती है। अनुकूल से तात्पर्य व्यक्ति का लचीलापन। देखो अनुकूल से मतलब क्या है कि व्यक्ति का लचीलापन होना है। मान लो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है
तो उस परिस्थिति के अंतर्गत हम नहीं रहे हुए, लेकिन हमें फिर भी उस परिस्थिति के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है, तो हमने वहाँ पर क्या स्थापित कर लिया, हमने अनुकूलन स्थापित कर लिया, जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो अनुकूलन क्या है कि अनुकूलन क्या होता है, उस अनुकूलन जो व्यक्ति होता है जिसमें अनुकूलन का गुण होता है वो व्यक्ति लचीलापन लिए हुए होता है, यानी कि उसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रख लो, आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें क्या है, लचीलेपन का गुण है, वो अपने आप को उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता है। सकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि व्यक्ति अग्रसर होने वाला व्यक्ति है और कठिन परिस्थितियों में भी समस्याओं को खोजने के लिए आशा की किरण तथा अवसर को खोजता है। तो सकारात्मक व्यवहार वाला व्यक्ति क्या करता है, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आए वो हमेशा आशावादी बना रहता है और समस्या को हल करने का उपाय खोज ही लेता है। एक किसान के पास कुछ पिल्ले थे जिन्हें वह बेचना चाहता था, इसीलिए उसने एक विज्ञापन जारी किया। एक छोटा बच्चा उन पिल्लों में से एक को खरीदना चाहता था। वे पिल्ले बहुत महंगे थे और उस बच्चे के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। उस बच्चे ने अपने जेब में हाथ डालकर 10 रुपये निकाले और किसान को देते हुए कहा कि क्या मैं एक बार इस पिल्ले को देख सकता हूँ। किसान इस पर सहमत हो गया। बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसने देखा कि एक पिल्ला लड़खड़ाते हुए चल रहा है। तभी उस बच्चे ने कहा कि मुझे वह चाहिए। किसान ने उसे बताया कि वह पिल्ला अभी कभी दौड़ नहीं पाएगा, उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वह लंगड़ा है। बच्चा कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने उसी पिल्ले को खरीदने की जिद की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चल या खेल नहीं पाते उसके कम दोस्त होते हैं और वह बच्चा चाहता था कि वह पिल्ला अकेला न पड़ जाए। किसान उस बच्चे की दयालु भावना को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने वह पिल्ला उस बच्चे को मुफ्त में दे दिया। यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें समझने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा होगा यदि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति करना आरंभ कर दें। तदानुभूति या सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचाने तथा आपस में बांटने की क्षमता है। देखो, सहानुभूति क्या होती है कि वो गुण होता है जो व्यक्ति के आपस में एक दूसरे के दुखों को बांटने का गुण है। ये बांटने की भावना है जो दूसरों के द्वारा अनुभव की जाती है। सामने वाला व्यक्ति किसी दुख से या रोग से पीड़ित है, आप उसके पास जाते हो और उसको सांत्वना देते हो, वही क्या है, सहानुभूति है। ठीक है, उसके प्रति उसके दुख को अनुभव करके ही तो आप उसके पास जाओगे और उसके दुख को अनुभव करने के बाद में आप उसको क्या करोगे, सांत्वना दोगे, उसको ढाढ़स बंधाओगे। तो ये गुण कौन सा है आपके अंदर, सहानुभूति तदानुभूति का गुण कहलाता है। तो सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचानने तथा आपस में बांटने की क्षमता है जो दूसरों के द्वारा अनुभव की जाती है। सहिष्णुता एक अन्य कौशल है जो हमें समाज में शांतिपूर्ण रूप से रहने में सहायक होता है। सहिष्णुता अपने स्वयं के विकल्पों तथा प्रक्रियाओं से भिन्न को स्वीकार करने की क्षमता है। हम उन लोगों के बारे में आसानी से बात करते हैं जो अपने व्यवहार में असहिष्णु हैं और दूसरों के लिए व्यापक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। एक समाज में रहने के लिए हमें आपसी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। तो देखो, सहिष्णुता क्या होती है, जो कि जिन विकल्पों को, जिन प्रक्रियाओं को जो आपसे भिन्न है, जो आपने नहीं किया लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, स्वीकारने की क्षमता आप रखते हो, ताकि क्या रहे, एक तरह से शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। तथापि इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अन्याय तथा भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। पर ये नहीं कि कुछ परिस्थिति ऐसी आई उसको आपने स्वीकार कर लिया कि भाई शांति बनी रहे, अशांति ना फैले। लेकिन ये नहीं कि कई बार अन्याय वाला कार्य होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो आप वहाँ भी सहानुभूति नहीं जता सकते, वहाँ तो आपको विरोध करना ही पड़ेगा। या वहाँ पर सहिष्णुता आपको नहीं अपनानी है, वहाँ पर क्या करना है, आपको उस गलत या अनैतिक कार्य का विरोध करना पड़ेगा। तो हमें अन्याय तथा भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए या अपने आसपास की बुराइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि गलत बातों के प्रति सहिष्णुता एक बड़ी बुराई है। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसके प्रति आपने सहिष्णु वाला गुण अपना लिया तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी बुराई है। फिर तो गलत कार्य, अनैतिकता, अपराध बढ़ता ही जाएगा। तो सहिष्णुता किसके लिए बरतनी है, अगर वो कार्य अच्छा हो तो। अच्छे जीवन के लिए सहानुभूति तथा सहिष्णुता के अतिरिक्त एक अन्य गुण की आवश्यकता होती है, अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण। तो एक अन्य गुण क्या होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण। जो भी सोचे वो सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए उसका। सकारात्मक दृष्टिकोण
के परिणाम स्वरूप ही हमारी जीवन में सकारात्मक गतिविधियां होती है। एक बार एक बुजुर्ग और दुर्बल महिला एक रेस्तरां में गए और वहां के मालिक ने बड़े प्रेम तथा आत्मीयता के साथ उसका स्वागत किया। वहां बैठे दूसरे ग्राहक ने ये देखकर मालिक से पूछा कि वह बुजुर्ग महिला कौन है। रेस्तरां के मालिक ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा में सबसे शैतान कक्षा थी। तो उसने रेस्तरां के मालिक ने क्या बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा क्या थी, सबसे शैतान कक्षा थी। श्रीमती गिल हमारी कक्षा की एक नई विज्ञान अध्यापिका थी। उसकी कक्षा में अध्यापिका को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस अध्यापिका ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, चाहे बच्चे कितने ही शैतान क्यों न हो। माह के अंत में अध्यापिका अपने हाथों में कुछ कागज लेकर कक्षा में आई। हर कोई डर रहा था कि अब उसकी परीक्षा का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु नहीं, ये उनके लिए चौंकाने वाला था। अध्यापिका ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया। प्रत्येक कागज में उस विद्यार्थी का कम से कम एक गुण लिखा हुआ था। इससे पहले किसी भी अध्यापिका ने ऐसा नहीं किया था। इसके बाद श्रीमती गिल ने हर महीने बच्चों के गुणों और अच्छे कार्यों पर बल देना शुरू कर दिया। रेस्तरां के मालिक ने बताया कि वह कक्षा का सबसे शैतान बच्चा था और वह किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अपने से आगे नहीं देखना चाहता था, किंतु तर्क वितर्क में उसकी हिम्मत तथा सदस्यता पर टिप्पणी करते हुए अध्यापिका ने उसे अपने शक्तियों को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। तो वो बच्चा कौन था? वो रेस्तरां का मालिक ही था। उसके अंदर भी वो भी बड़ा शैतान बच्चा था, लेकिन जो अध्यापिका ने उसके अच्छे गुणों को बताया, ठीक है, तो वो उन गुणों की तरफ वो अग्रसर हुआ। इस प्रकार श्रीमती गिल ने कुछ बिगड़े हुए बच्चों को महान व्यक्तियों में परिवर्तित किया, क्योंकि अब वे बच्चे स्वयं पर विश्वास करने लगे थे। इन विद्यार्थियों ने अपने सपने पूरे किए। लड़ाई, शराब तथा नशे में अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय उन्होंने अब जीवन के प्रति स्वयं के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया। अब है सकारात्मक दृष्टिकोण को अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो वो क्या होती है? सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिन प्रतिदिन जीवन में निपटने में सहायक होता है। ये आशावादी विचारधारा का सृजन करता है और हमें नकारात्मक सोच और चिंताओं से बचाता है। यह आपसी स्वस्थ संबंधों को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो यह है सकारात्मक दृष्टिकोण की परिभाषा। सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे आसपास विशेष देखरेख वाले लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए भी जरूरी है। तो हमारे आसपास के ऐसे लोग होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से भी जिनको मदद की ज़रूरत होती है, मानसिक रूप से जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जिन्हें स्नेह चाहिए, ठीक है, उनके लिए सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। ये लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से वो विकलांग हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या अपनाना चाहिए? सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। यह बधिर या नेत्रहीन हो सकते हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों को भी स्नेह तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक मतलब जो बुजुर्ग है, उनको भी विशेष देखभाल और स्नेह की आवश्यकता होती है। विचार करें कि आप किसी प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं तथा यह उनके साथ कार्य कर सकते हैं। तो अगला है पॉइंट, यह कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के अंत में लगे हुए मिल जाएंगे। अब ये कुछ गतिविधि दे रखी है और ये पाठ के प्रश्न दे रखे हैं। तो इन पाठों के प्रश्न जो है वो पाठ के अंत में दिए हुए होते हैं, तो आप वहाँ से इनके आंसर उतार सकते हो। अगला पॉइंट है आपकी व्यक्तिगत आचार संहिता। तो व्यक्तिगत आचार संहिता कैसी होनी चाहिए? इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आइए देखें कि आपके सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनका अध्ययन आपने इस पाठ में किया है और उसकी तुलना अपनी पुरानी विचारधारा से करें व उन्हें लिख लें। सत्यनिष्ठा के साथ उत्तर दें कि निम्नलिखित परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव महसूस करेंगे। तो आपको सत्यता के साथ उत्तर देना है, ठीक है। पहला पॉइंट है, दूसरों की चीज़ों के वापस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपको हाँ या ना में जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है। अपने मित्र के बैग में पैसे निकालना। तीसरा, अंत में ईमानदारी का फल मीठा होता है, हाँ या नहीं। यदि मेरे कुछ अधिकार है तो उत्तरदायित्व भी है, हाँ या ना में से आपको आंसर देना है। मेरे मूल्य मुझे सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं, तो ये भी आपको हाँ या ना में आंसर देना है। छठा, अपने कार्य स्वयं करने में मुझे संतोष होता है। जब मेरे बुजुर्ग मुझसे हर विषय पर सलाह देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोग जब कठिनाई में होते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने सीखा है उसके आधार पर अपने लिए व्यक्तिगत आचार संहिता तैयार करें। आवधिक रूप से इस बात की जांच करें कि क्या अपनी योजना का अनुसरण कर रहे हैं। 4 महीने तक इस प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात आकलन करें कि आपके जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है या नहीं।
तो इस तरह से आपका पाठ होता है ये कंप्लीट। ठीक है, ये आपने क्या सीखा, इस पाठ को शॉर्ट में दे रखा होता है यहाँ पर। ये पाठ के कुछ प्रश्न है, पाठागत प्रश्न है, तो इस पाठ के प्रश्न भी मैं डाल दूंगी। जो भी पाठ के प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं, जैसे कि पहले मैंने पाठों के प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं, तो वैसे ही इन पाठों के भी करवा दिए जाएंगे। ये पाठ के आंसर हैं, जो भी आपके बीच बीच में क्वेश्चन आए थे, जैसे कि 21.1 वाला क्वेश्चन है, पाठगत प्रश्न है ना, तो ये इसके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप यहाँ से भी इन आंसरों को देख सकते हो, कि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो वहाँ से भी इन आंसरों को देखकर आप उतार सकते हो और आप याद कर सकते हो। तो ये उसके आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको जो भी पढ़ा वो समझ में आया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।